हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम आज अपनी हिंदी की सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जो कि हम जानते हैं कि यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है। दोस्तों, यूपी पुलिस में हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हम जानते हैं यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं और दोस्तों 37 में 37 लाने का हमारा पूरा टारगेट रहेगा। और जैसे कि यूपीएसआई की भी भर्ती आती है, जो चर्चाओं में बनी हुई है, यूपीएसआई की भर्ती भी हाल ही में आने वाली है दोस्तों, उसमें भी पूरी भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं हिंदी की नई सीरीज को। तो आज हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? हिंदी को। जैसे कि हम बात करते हैं कि हिंदी आई कहां से, तो दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे प्राचीन भाषा भारत में कौन सी रही है, तो संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली। पाली के बाद कौन सी भाषा आई? प्राकृत। प्राकृत के कौन सी भाषा आई बाद में? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से क्या निकली दोस्तों? हिंदी निकली। क्या निकली? हिंदी। अगर हम हिंदी की बात करें तो दोस्तों ये सिंधी शब्द से हिंदी निकली है। सिंधी शब्द से हिंदी निकली है। तो जैसे कि क्वेश्चन आता है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है कि दोस्तों हिंदी की आदि जननी, आदि जननी, तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो संस्कृत को कहा जाता है हिंदी की आदि जननी। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी की जननी, हिंदी की जननी। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी की जननी की, वहां पे आदि जननी है। आदि का मतलब पुरानी, यहां पर हिंदी की जननी। हिंदी की जननी क्या दोस्तों? जिससे सीधी हिंदी निकली है वो क्या है? अपभ्रंश। कौन सी है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से क्या निकली दोस्तों? हिंदी निकली। अब हम बात करते हैं, उसको हमने देख लिया, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई दोस्तों ध्वनि या वर्ण हो जाती। क्या हो जाती है दोस्तों? ध्वनि या वर्ण हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं ध्वनि के बारे में, तो ध्वनि दोस्तों मौखिक इकाई हो जाती है, मौखिक इकाई हो जाती है, वर्ण लिखित इकाई हो जाती है। ध्वनि मौखिक इकाई हो जाती है और वर्ण लिखित इकाई। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हमने बात की, हम बोल रहे हैं और आप तक ये आवाज जा रही है, हम पहले बोले, कुछ भी बोलने से पहले हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। ध्वनि के बाद आपको जो भी बोले हम वर्ण निकलता है। तो पहले ध्वनि फिर वर्ण। और ध्वनि मौखिक इकाई है सबसे छोटी और वर्ण लिखित इकाई है सबसे छोटी। और हम बात करते हैं आगे, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दोस्तों? तो वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों कौन सी है? तो वाक्य है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, हमने इतनी बात जानी भाषा के बारे में, हिंदी के बारे में, तो हम थोड़ा सा हिंदी को अपना एक नए टॉपिक के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं वर्णमाला। दोस्तों वर्णमाला का हिंदी में बहुत बड़ा योगदान होता है। वर्णमाला का हिंदी में बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। सारी की सारी हिंदी की जड़ हमारी वर्णमाला से निकलती है। जैसे कि आप लोगों को हम सीरीज के तहत पढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे वर्णमाला से जुड़े हुए टॉपिक आएंगे वैसे वैसे इसको हम पढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं वर्णमाला की, किसकी दोस्तों? वर्णमाला की। तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? हमने बात की परिभाषा की, तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे, अब कैसे व्यवस्थित या क्रमबद्ध? तो दोस्तों जैसे कि ए, आ, ई, इसका मतलब क्रम से आने वाले। का, खा, गा, च, छा, कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम बात करें का, च, ख, ग, ज, इस प्रकार से दोस्तों ये भी वर्णमाला का हिस्सा है, लेकिन ये क्रम में नहीं है।
ये क्रमबद्ध नहीं है। तो हमने बात की कि वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब इसको वर्णमाला कहते हैं जो एक क्रम से चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों के वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो हम बात करते हैं वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। दोस्तों स्वर वर्ण को हल भी कहते हैं और व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण को अच कहते हैं और व्यंजन वर्ण को हल कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, अब वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। जैसे कि हमने बात की दोस्तों तो हम बात करते हैं वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 52। कुल वर्ण वर्णमाला में कितनी है दोस्तों? 52 है। जैसे कि हम आगे देखते हैं तो अब हम बात करते हैं वर्ण के कितने भेद हैं दोस्तों? 2। तो उनमें से एक वर्ण की बात करते हैं स्वरों की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों की। तो हमने बात की स्वरों की, तो हमने बात की स्वर की परिभाषा, जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं स्वर वर्ण कहलाती है। स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं स्वर वर्ण कहलाती है। स्वतंत्र यानी किसी की बोलने की सहायता ना लगती हो, जिन्हें बोलने की नहीं है, किसी और की सहायता ना लगती हो, स्वतंत्र रूप से बोली जाती हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं दोस्तों। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि हिंदी में या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और ये दोस्तों कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु ने कहा हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर। अब कौन कौन से बताए इन्होंने? तो दोस्तों बताए ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल मार के कितने हो गए दोस्तों? ये 11। अब दोस्तों हमने बात की कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर स्वर वर्णों की बात करें तो 11 हो जाते हैं, लेकिन एक विद्वान है दोस्तों भोलानाथ तिवारी। कौन? भोलानाथ तिवारी। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हम बात करते हैं दोस्तों कितनी? 10। अब हमने ये तो कर लिया कि भोलानाथ तिवारी ने एक घटा दिया भैया, इसका मतलब इन्होंने किसे घटाया? तो भोलानाथ तिवारी ने दोस्तों री को स्वरवर्ण नहीं माना है। इसको री को स्वरवर्ण नहीं माना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, आप लोगों ने बहुत जगह पर पढ़ लिया होगा वर्णमाला में इसको इनको हिस्सा बना लिया होगा। तो दोस्तों ये वर्णमाला के हिस्सा असल में होते तो हैं, लेकिन स्वरों के हिस्सा नहीं होते दोस्तों। क्यों? क्योंकि अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को हम विसर्ग कहते हैं, और दोनों को मिलाए तो हम क्या कहते हैं दोस्तों? अयोगवा वर्ण कहते हैं। अयोग। और अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इनको अयोगवा वर्ण किसने कहा है? इसको अयोगवा वर्ण किसने कहा है? तो हम बात करते हैं किशोरी दास वाजपेयी। तो दोस्तों किशोरी दास वाजपेयी ने अंग और आह को अयोगवा वर्ण कहा है, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इनको नपुंसक वर्ण कहा है दोस्तों। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इनको क्या कहा है? नपुंसक वर्ण कहा है। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं स्वरों की। तो स्वर के भेद की बात करते हैं, तो स्वर के दो भेद हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों वर्णमाला में कि स्त्री स्वर या स्त्री वर्ण, छोटी, बड़ी और री। दोस्तों स्त्री स्वर होते हैं हमारे 3, छोटी, बड़ी और री। जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला एरिया। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर हमारे निपट ही जाते हैं। तो स्वरों के भेद, तो दोस्तों हम बात करते हैं स्वरों के दो भेद किए गए हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो दोस्तों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इधर का देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर का मतलब दोस्तों
जिनसे सारे के सारे स्वरों का विकास हुआ, जिनसे सारे के सारे स्वरों का विकास हुआ, ए ई उ। तो दोस्तों ये दो स्वर हमारे कैसे स्वर हैं? तो ये स्वर हमारे दोस्तों मूल स्वर हैं। इन्हीं से सारे स्वर बने हैं, इन्हीं से हमारे सारे स्वर बने। जैसे कि हम बात करते हैं बड़े आ की, तो बड़ा दोस्तों छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर के बड़ा बनता है। बड़ी दोस्तों छोटी प्लस छोटी से मिलकर के बनती है। बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर के बनती है। अब ये होगा, ये होगा। जैसे कि हम बात करते हैं इनकी, तो ये इनसे मिलकर के बनते हैं दोस्तों। तो सारे के सारे स्वर इन मूल स्वरों से मिलकर के बनते हैं दोस्तों। सारे के सारे स्वर इन तीन मूल स्वरों से मिलकर के बनते हैं। आगे हम देखते हैं संधि स्वर। संधि का मतलब हो गया दोस्तों जोड़, यानी मिलान, यानी औरों से मिलकर के। जैसे कि हम बात करते हैं संधि स्वर दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से दोस्तों? बड़ा, बड़ी, बड़ा। दीर्घ, दीर्घ का मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। जैसे कि हम बात करते हैं बड़ा, तो दोस्तों छोटा छोटा से मिलकर के बनता है बड़ा, बड़ी छोटी छोटी से मिलकर के बनती है बड़ी, बड़ाऊ छोटाऊ छोटाऊ से मिलकर के बनता है बड़ाऊ। इसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त या मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। जैसे कि हम बात करते हैं संयुक्त, संयुक्त या मिश्रित, हम बात करते हैं दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के। जैसे कि हम बात करते हैं एक, तो ये दोस्तों छोटा है प्लस छोटी से मिलकर के बना है। संयुक्त का है, इसको मिश्रित का है, मिश्रण से बना है। जैसे कि हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, छोटा प्लस ये, यानी छोटे ए से मिलकर के बना है। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं तो छोटा है प्लस छोटा ऊ से मिलकर के बना है। इसकी बात करते हैं दोस्तों तो छोटा है प्लस इससे मिलकर के बना है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि छोटा ओ किन दो शब्दों, किन दो स्वरों से मिलकर के बना है? तो दोस्तों छोटा और छोटा ऊ से मिलकर के बना है। जैसे कि हम बात करते हैं, इसको देख लिया हमने, आगे देखते हैं हम दोस्तों क्या, जाति के आधार पर। किस आधार पर दोस्तों? जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो जाति के आधार पर स्वर के दोस्तों कितने भेद हैं? दो भेद हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर यानी एक ही जाति के, ए आ ए ई ओ ऊ, एक ही जाति के हैं। विजातीय स्वर यानी विजातीय, यानी अलग अलग जाति के दोस्तों। वि का मतलब होता है अलग अलग, जैसे ए ओ ओ। दोस्तों ये अलग अलग जाति के स्वर होते हैं हमारे, ये अलग अलग जाति के स्वर होते हैं हमारे। जैसे कि हम बात करते हैं ये अलग अलग जाति के स्वर होते हैं, तो इनको कहें हम विजातीय स्वर। जैसे कि हमने बात की ये किस किस से मिलकर के बने हैं, तो ये हमने देख लिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे की, तो दोस्तों हम बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर दोस्तों स्वरों के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर यानी जीभ के आगे वाले भाग से दोस्तों, जीभ के आगे वाले भाग से, जो जीभ का अगला भाग होता है ई ए, जीभ के आगे वाले भाग में कंपन पैदा करता है। और मध्य स्वर जीभ के बीच वाले भाग से, तो जीभ के बीच वाले भाग से बोलता है दोस्तों। पश्च स्वर यानी जीभ के सबसे पिछले भाग से, जो स्वर सबसे पिछले भाग में जो कंपन होता है, आ उ ओ, और ये आगत स्वर है दोस्तों हमारा। आगत का मतलब बाहर से आया हुआ स्वर, अंग्रेजी भाषा का स्वर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उच्चारण या मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर के भेद। तो इस आधार पर दोस्तों कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पृथ स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है दोस्तों छोटा, छोटे से छोटा। जैसे हमने बात की ये मूल स्वर भी है दोस्तों, ह्रस्व स्वर मूल स्वर भी है। इनके साथ में कभी कभी री को भी ले लिया जाता है,
कभी कभी री को भी ले लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दोस्तों ये सारे के सारे बचे हुए स्वर हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्लुस स्वर की। तो प्लुस स्वर का दोस्तों एक ही एग्जांपल होता है ओम का। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इन्हें बोलने में, अगर हम माने अपने हिसाब से, तो जैसे कि 1 सेकंड का समय लग रहा है, इनको बोलने में ये बड़े हैं दीर्घ हैं तो इनको 2 सेकंड का समय लग रहा है। और जैसे कि इसको बोलने में दोस्तों हम बात करते हैं 3 सेकंड का समय लग रहा है। कितना? 3 सेकंड का। यानी इसको बोलने में 1 गुना, इसको बोलने में 2 गुना, इसको बोलने में 3 गुना समय लगेगा दोस्तों। अच्छी बात, आगे चलते हैं ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ यानी होठों, होठों से बोले जाने वाले दोस्तों। किससे? होठों से बोले जाने वाले। अगर हम बात करते हैं दोस्तों होठों से बोले जाने वाले स्वरों की, तो ये इसके 2 भेद हैं दोस्तों, एक विरतमुखी और एक अविरतमुखी। विरतमुखी और अविरतमुखी। तो दोस्तों हम बात करते हैं विरतमुखी। विरतमुखी में यानी वे स्वर जिनको बोलते समय हमारे होठों की आकृति गोल बनती हो दोस्तों। कैसे बनती हो? गोल। जैसे उ, ओ, तो दोस्तों ये कैसे होते हैं? विरतमुखी होते हैं। यानी इसमें हमारे होठों की आकृति कैसी बनती है दोस्तों? गोल बनती है। ये दोस्तों हो गए अविरतमुखी। इसका मतलब ये मने कर रहा है। ए का मतलब है ना बनती। इसका मतलब ई, ए। ये दोस्तों हमारे अग्र स्वर भी होते हैं। ठीक, आगे बहुत अच्छी बात। आगे हम बात करते हैं जीभ के उठने के आधार पर दोस्तों। किस आधार पर? जीभ के उठने के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए दोस्तों? तो 4 भेद किए गए। जीभ के उठने के आधार पर दोस्तों कितने भेद किए गए? स्वरों के 4 भेद किए गए। जैसे कि हम बात करते हैं विरतमुखी, सॉरी विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। इसका मतलब साफ है कि हमारी जीभ की जब उठती है हमारी जीभ, तो दोस्तों हम बात करते हैं विवृत की। तो हम बात करते हैं विवृत की, तो विवृत में क्या है? हमारा मुख खुला रहता है। यानी वे स्वर जिन्हें बोलते समय हमारा मुख खुलता हो, लगभग पूरा खुलता हो। जैसे आ, तो हम कैसे कहते हैं? आ, पूरा खुला मुंह। बहुत अच्छी बात। इसका मतलब इन्हें बोलते में आधा खुलता हो। ए, ओ, आधा खुलता हो दोस्तों। संवृत और अर्धसंवृत दोस्तों। संवृत और अर्धसंवृत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं मुख बंद यानी लगभग बंद पूरा, और थोड़ा सा आधा बंद, यानी इनमें पूरा बंद रहता है लगभग। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों ई, हमारा मुख बंद रहा। उ, हमारा मुख बंद रहा दोस्तों। इनमें आधा, ए, ओ, आधा बंद रहा दोस्तों। हमारा मुख इसमें आधा बंद, यानी इसमें लगभग बंद, इसमें आधा बंद दोस्तों। कैसा बंद? आधा बंद। इसमें क्या है? सॉरी खुला। इसमें क्या होता है? खुला दोस्तों। ये क्या है? खुला। और ये क्या है? आधा खुला। ये क्या है? बंद। और ये क्या है? आधा बंद। ये क्या है? आधा बंद दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्वर हमारे लगभग पूरे हो चुके, जैसे कि हम बात करते हैं स्वरों की, तो स्वरों का यूज कैसे होता है? तो हम बात करते हैं दोस्तों कि सभी स्वर मात्राएं होती हैं दोस्तों। मात्राएं होते हैं। सभी स्वर मात्राएं होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सारे के सारे स्वर मात्राएं होते हैं। ये कैसी बात हुई? तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था अभी, क्या यहां पर देख लें दोस्तों, परेशानी ना हो तो यहां पर देख लें। जैसे कि हमने बात की थी ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों सारे स्वर मात्राएं, ये क्या? तो दोस्तों देखो,
जैसे कि हम बात करते हैं ए की मात्रा दोस्तों दिखाई नहीं देती, इसकी ए की मात्रा दिखाई नहीं देती, जैसे हमने बात की इसमें इसमें हमारा ए छुपा हुआ है दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं इसकी, तो ये ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, आधा कै और ए। दोस्तों इसमें ए छुपा था हमारा, ये मात्रा हुई बड़ा, यानी हमने का बात की तो हमने क्या कहा दोस्तों, आधा कै और आ। जैसे कि हमने ई की बात की, छोटी ई की बात की दोस्तों, तो की छोटी की मात्रा दोस्तों यहां से चलती है ऐसे, तो ऐसे तोड़ेंगे इसको, कैसे छोड़ेंगे दोस्तों, आधा कै और छोटी। बड़ी की मात्रा दोस्तों ये हो गई आधा कै और बड़ी। छोटे ऊ की मात्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो हम कैसे बात करते हैं छोटे ऊ की मात्रा की दोस्तों, ऐसे बात करते हैं छोटे ऊ की मात्रा की, इधर से मात्रा चढ़ती है आधा कै और छोटा ऊ। इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो बड़े ऊ की मात्रा ऐसे चलती है दोस्तों, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे चलती है दोस्तों, तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, आधा कै और बड़ा ऊ। जैसे कि हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कृषि लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखा होगा दोस्तों, कृषि लिखा हुआ देखा होगा, तो कृषि में दोस्तों री लगती है, तो ये है आधा कै और री। छोटे की मात्रा दोस्तों ये लगती है, छोटे की मात्रा बिना डंडे के सिंगल मात्रा छोटे की मात्रा लगती है दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं आधा कै और छोटा है। बड़े की मात्रा दोस्तों बिना डंडे के दो मात्राएं, आधा कै और बड़ा है। छोटे ओ की मात्रा दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बड़े ओ छोटे ओ की मात्रा की, डंडे के साथ एक मात्रा दोस्तों, तो कैसे बनता है, आधा कै और छोटा ओ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्या, बड़े ओ की मात्रा की, तो हम बात करते हैं दोस्तों बड़े ओ की मात्रा की, तो हम बात करते हैं डंडे के साथ दो मात्राएं, कैसे, आधा कै और बड़े ओ। और दोस्तों कभी भी स्वर कभी भी आधा नहीं आता है, स्वर कभी भी आधा नहीं लिखा जाता, स्वर हमेशा पूरा लिखा जाता है दोस्तों, स्वर हमेशा पूरा लिखा जाता है। और दोस्तों सारे के सारे स्वर हमारे क्या हैं, मात्राएं हैं, और स्वर कभी भी आधा नहीं लिखा जाता। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की स्वरों की, हिंदी वर्णमाला शुरू की है हमने, हिंदी के बारे में जानकारी ली, वर्णमाला पढ़ी हमने। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा फीडबैक देंगे, और अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है। थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहिए।